आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड का आप जब नाम सुनते होंगे तो सबसे पहले आपके जहन में आता होगा कि एक ऐसा राज्य या एक ऐसा भौगोलिक जो इसकी रचना है जहां चार धाम है, जहां गंगा है, जहां से यमुना है और तमाम तरह के प्राकृतिक जो संपदा है उसके बारे में आपको अक्सर आते ही हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये तमाम नाम आपके जहन में आता होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के अगर हम इतिहास की बात करें तो एक लंबे संघर्ष के बाद इस राज्य का निर्माण हुआ। कई लोगों ने सैकड़ों बलिदान, हजारों लोगों ने बलिदान इसके लिए दिए। एक लंबे संघर्ष की कहानी है और ये मैं अपनी जुबानी नहीं, आपको उन की जुबानी सुनवाता हूं जो लोग इस राज्य के निर्माण से लेके इस राज्य के संपूर्ण रूप से उत्थान तक में लगातार जुटे हुए। एक ऐसा ही नाम है, अगर आप उत्तराखंड का नाम लेंगे तो हरीश रावत जी का नाम आपके जहन में आएगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता है, लगभग 50 साल की उनकी सियासत की यात्रा है, सियासी यात्रा है और लगातार उत्तराखंड के पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और आज भी उतने ही शिद्दत से जमीन पे काम करते हैं जब वो 45 साल पहले या 50 साल पहले उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी या राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और साथ ही साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है। आप सब लोग उनको जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, बहुत स्वागत करते हुए, कि उत्तराखंड की जो इतिहास है, जो कहानी है, निर्माण जो है, इसको आप 25 साल के बाद अपनी तरह से कैसे देश को, दुनिया को, लोगों को बताएंगे? हमारे राज्य का निर्माण संघर्ष से अवश्य हुआ, मगर सद्भावना से भी हुआ। देश के किसी भाग का व्यक्ति रहा हो, किसी राजनीतिक विचारधारा, सोच का, या अपने व्यवसाय में, उसमें जिसमें भी, हर व्यक्ति ये कहता था या उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। भले ही उन्होंने क्यों बनना चाहिए ये वो नहीं था, मगर जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड शब्द से बोध होता है हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की, हरे भरे जंगलों की, गंगा, यमुना, शारदा, सभी नदियां यहाँ से उद्गमित होती हैं और लोगों को बोध होता है कि भाई पंचप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागनाथ, सभी नाथ, तो ये बोध लोगों के मन में उत्तराखंड के लोगों के लिए एक सहानुभूति पैदा करता था, एक सपोर्ट पैदा करता था। और यही कारण है कि जो राजनीतिक कारणों से हमारा विरोध भी कर रहे थे, जिनको हम सोच रहे थे कि ये हमारे विरोध में चले जाएंगे, वो लोग भी धीरे धीरे हमारे पक्ष में आ गए। और जब कांग्रेस पार्टी ने कलकत्ता अधिवेशन में ये कहा कि छोटे राज्य बनने चाहिए, जहां की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित करके दिया है, हमारे राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा बना, तो उसके बाद सर्वानुमति बनने में, पार्लियामेंट में सर्वानुमति बनने में, राजनीतिक बिरादरी में सर्वानुमति बनने में सहूलियत हुई और राज्य बन गया। अब ये 25 वर्ष हमारे लिए बहुत उत्सुकता भरे वर्ष भी रहे हैं, हमारे लिए भी और बाहर वालों के लिए भी। हमें उत्सुकता के साथ साथ चिंताएं भी रही हैं और बाहर वालों के मन में उत्सुकता रही है। देखिए, तो इतना मांग रहे थे, चाह रहे थे, और अब क्या करके दिखाते हैं। तो आज जहां पर हम हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा कि हमने विकास नहीं किया है, आगे नहीं बढ़े। कई क्षेत्रों में हमारा विकास
जो है दूसरों की तुलना में बहुत आगे है, मगर कुछ क्षेत्रों में हम पीछे हैं। कुछ समन्वय का अभाव दिखाई देता है, कुछ एक स्पष्ट थिंकिंग, हम जिसे कहें जिस प्रकार से राज्य निर्माण की थिंकिंग बनाई कि राज्य लेना है करके, लेकिन राज्य का संचालन कैसे करना है, कहां से करना है, एक क्लियर परसेप्शन हम डेवलप नहीं कर पाए अक्रॉस द पार्टी लाइन। जो है आज भी, आज तक भी, 25 साल के बाद भी। आज के दिन भी मैं विधानसभा की 3 दिन की कार्रवाई को मैंने सुना भी, और अब मैंने मंगाया उसका डिटेल। मैं उम्मीद कर रहा था कि विधानसभा के हमारे सदस्यगण, मंत्रीगण, इवन स्वयं मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि भाई इन 25 सालों में के अनुभव के आधार पर हमको ये लगा है कि ये हमारी कमियां रही, और इन कमियों को आगे दूर करने के लिए हमको ये कदम उठाने चाहिए, चाहे सत्ता में हम रहे या कोई और रहे। तो प्रारंभिक वर्षों में जिस तरीके से नेहरू कालीन एरा में देश के अंदर एक सहमति बनाई नेहरू जी ने कि भारत की दिशा क्या होगी, हम उस तरीके की सहमति अपने राज्य के अंदर नहीं बना पाए। हमने राज्य मांगा अपने तरीके का बनाने का, नहीं तो उत्तर प्रदेश से हमारे अलग होने का कोई औचित्य नहीं। गंगा और गंगा से मैदान को, हरिद्वार से बनारस को अलग थोड़ी देखा जा सकता, प्रयाग को अलग थोड़ी देखा जा सकता है। मगर जब हमको ये लगा कि जिस मॉडल के साथ हम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, अब जो राजनीतिक मॉडल आ गया है, उसके साथ हमारा सामंजस्य नहीं बन सकता है, उसके साथ हम आगे खप नहीं पाएंगे। हमें लगा कि नहीं, हमारी आकांक्षाओं की गहराई को उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठ करके नहीं समझा जा सकता। लेकिन आज हमारे राज्य के अंदर लाखों ऐसे भाई बहन हैं जो कहते हैं नहीं, लखनऊ में नहीं समझा जा सकता था तो देहरादून में भी तो नहीं समझा जा सकता, क्योंकि देहरादून तो कुल मिलाकर के अगर 25 साल की इस यात्रा को, जिसको कहते हैं हम कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो 25 साल अगर हम एक शुरुआत माने, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस कल्पना, जिस भावना, जिस उम्मीद, जिस आशा के अनुरूप लोग चाहते थे उत्तराखंड का निर्माण हो, वो आपको एक साफ तौर से वो तस्वीर आपको 25 साल में नजर नहीं आ रहा है, एक बात। और 25 साल में 15 साल भाजपा लगभग और 10 साल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यहाँ पे शासन है। और मैंने देखा है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में थोड़ा बेहतर जो परस्पर संबंध है राजनेताओं के, वो थोड़े बेहतर हैं, लेकिन वो निजी संबंध है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 25 साल के बाद उत्तराखंड की आगे की राह जो है वो किस तरह से आप लेंगे। निजी संबंध हमारे अंतर पार्टी भी ठीक है और पार्टी से बाहर भी ठीक है, मतलब पूरे राजनीतिक दलों के कभी गपशप भी होती है। हम अपने लोगों को ये नहीं समझा पा रहे, या हमने ये नहीं समझा कि भाई जब हम लखनऊ से देहरादून चल के आ गए तो ये तो मंजिल नहीं थी ना, मंजिल पहाड़ नहीं, मंजिल थी हिमालयी राज्य, और हिमालयी राज्य की कल्पना को साकार किया जा सकता था कहीं न कहीं पर, जो ऐसा स्थान होता जहां हम नई अपनी राजधानी बनाते, जहां राज्य की भौगोलिक कठिनाइयों के साथ मानवीय संपर्क को हम स्थिर कर सकें, कहीं उसको मतलब
एडजस्ट करते, उसका एडजस्टमेंट करते, और उससे हम संघर्ष करते हुए दिखाई देते कि नहीं साहब हम उससे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमको हिमालयी राज्य है उस परिक्रमा के अंदर हम काम करें। अब राज्य लिया हमने उत्तर प्रदेश से अलग, मगर 14 साल हम लगातार उत्तर प्रदेश का ही मॉडल यहां आगे बढ़ाते रहे। 2014 के बाद मैंने थोड़ा सा उसको छेड़ा, मैंने उसको बदला, उस दिशा, उस नजरिए को बदला, एक नया नजरिया अपने विकास को देने की कोशिश की, अपने सोच को, प्लानिंग को, सब चीजों को देने की कोशिश की, और उसके साथ मानवीय संबंध, मतलब हमारी जो तंत्र है उस तंत्र को कैसे उसके साथ तालमेल रखा जाए उसकी कोशिश की। लेकिन अब वो 3 साल का कार्यकाल, ये बड़ा काम था। आपको एक पूरी दिशा को, जा रहे हम पश्चिम की दिशा को, आपको उसको पूरब की तरफ मोड़ना के समान था। तो हमने कोई मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन 2017 में हम लोगों को नहीं समझा पाए, अपने लोगों को हम नहीं बता पाए कि नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो वही लक्ष्य है जिस लक्ष्य तक को आपने निर्धारित किया, उसी लक्ष्य को ले जाने का यही रास्ता है। आप गलत रास्ते पे अभी तक डाल दिया गया था। हम ये सही रास्ता, एक सही मॉडल हम विकास का बनाने जिसको का कहते काम हैं कि जैसे कहते हैं कि राजनीतिक रूप से सियासी दलों के बीच में, खास करके बीजेपी और कांग्रेस, दो महत्वपूर्ण दल यहाँ पे उभर के आए उत्तराखंड के निर्माण के साथ ही, और एक आपसी जैसे कहते हैं सहमति नहीं बन पाया कि इस राज्य के को किस दिशा में ले जाना है। मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कांग्रेस। बिल्कुल, ये आज एक डिसकंटेंट, तो आक्रोश, कुछ शिकायतें, कुछ निराशा जैसी जो दिखाई देती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जिस दिशा को पकड़ना चाहते थे, जो दिशा होनी चाहिए थी उत्तराखंड की, हिमालयी दिशा कह लो, या आप उसको उत्तराखंडी दिशा कह लो, हम वो दिशा नहीं बना पाए, वो रास्ता नहीं बना पाए। मैंने प्रयास किया था, लेकिन 2017 में, क्योंकि वो चुनाव इन चीजों पर नहीं हुआ था। पहली बार सत्ता यहाँ पे कांग्रेस को मिली। वो चुनाव विधानसभा का, एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, सत्ता आपके हाथ आई सबसे पहले, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कॉन्सेंसस जिसको कहते हैं बनाने में, एक आम सहमति बना के इस राज्य के दिशा को तय करता, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों को भी साथ लेके, वहां पे कोई एक गैप रह गया, जिसके कारण ये गैप बढ़ता गया, और जिसको आज आपको लगता है कि शायद वो चीज हम अगर कर पाते तो चीजें बेहतर होती। देखिए, तिवारी जी बहुत विद्वान, विशाल अनुभव के साथ आए थे, और उनका व्यक्तित्व, उनको आप ये कह लीजिए कि वो ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर थे। हमने ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर को एक प्राइमरी स्कूल के संचालन की जिम्मेदारी दे दी। जीवन भर उन्होंने विकास के जिस मॉडल को तैयार किया, जो सोच को तैयार किया, तो आप कैसे अनुमान लगा लेते हैं कि वो एकदम से बदल जाएंगे? क्योंकि वो कभी उत्तराखंड राज्य के संघर्ष का हिस्सा नहीं रहे। तो उस अपेक्षा को, उस तपिश को, उस भावना को राज्य निर्माण के संघर्ष के बुनियाद से नहीं जोड़ पाए। उनको वो उसके साथ सामंजस्य बिठाना, और फिर उम्र के, आज से 10 साल पहले का हरीश रावत बहुत सारी रिस्क ले लेता था, बहुत सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लेता था,
लेकिन आज के हरीश रावत से कहे तो आज का हरीश रावत सामंजस्यवादी होगा ना। मैं थोड़ा सामंजस्य स्थापित करना चाहूंगा, मैं बहुत फ्रिक्शन नहीं चाहूंगा, बहुत मैं नहीं चाहूंगा कि काहे के लिए सब नया वो ये छेड़ना है करके। तो तिवारी जी जिस समय मुख्यमंत्री यहाँ के बने, वो उनके जीवन का ऐसा काल था जिसमें वो बहुत ज्यादा चुनौतियों को, बहुत ज्यादा नए प्रयोगों को, या बहुत ज्यादा ऐसी न्यू थॉट्स को भी बहुत ज्यादा ऐसे नए रास्ते देखा जाएगा, रिस्क ले लिया जाएगा, ये कहने की या चुनौती स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे ना। और उनसे वो अपेक्षा की भी नहीं जानी चाहिए। एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो उनका ज्ञान था उसका हमको लाभ मिला। हम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का ढांचा बना, हमारी लेजिस्लेचर एक प्रभावी लेजिस्लेचर के तौर पर उभरी उनकी प्रेजेंस के कारण। उनकी प्रेजेंस ही लेजिस्लेचर को इंफ्यूज करने के लिए काफी होती थी। वो बहसों को इनकरेज करते थे क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकले हुए व्यक्ति थे। और उनके जुडिशरी इवॉल्व हुई और जुडिशरी के साथ राज्य के अच्छे संबंध बने। दोनों साथ साथ आज कह सकते हैं कि हमारी जुडिशरी एक बहुत ही परिपक्व जुडिशरी के रूप में उभर करके सामने आई। दिस वाज नरेंद्र जी कंट्रीब्यूशन। नरेंद्र जी ने हमारा औद्योगिक बेस बनाया। मैं ये बात ठीक है कि ये जो टैक्स हॉलिडे स्कीम थी जो सारे हिमालयी राज्यों के लिए बनी और जो विशेष राज्य का दर्जा था, उसके कारण जो है उद्योगों ने हमारे आना था। तो उसका भरपूर फायदा हिमाचल भी गए वो उद्योग, उत्तराखंड उसका भरपूर फायदा उठा पाया। जहां जहां मैदानी क्षेत्र थे दूसरे नॉर्थ ईस्ट के भी, वहां भी उद्योग गए। लेकिन नरेंद्र जी के मुख्यमंत्री होने के कारण, उनके अपने संबंधों के कारण जो है यहाँ भारतीय औद्योगिक जगत के सारे हुजू, सारे हस्ताक्षर उत्तराखंड में आए, जिससे हमारे औद्योगिक बेस की आभा बनी। जी, ये बात तो सही है कि उद्योग में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो मूल चीजें थी, चाहे पलायन हो, जिसे घोस्ट विलेज हम कहते हैं उत्तराखंड में, एक बहुत पॉपुलर शब्द बन के आया, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, पर्यावरण को लेके, पर्यावरण संरक्षण को लेके, और कई ऐसे जो प्राकृतिक आपके पास जो शक्ति है, जिसको ईश्वर ने उत्तराखंड को, जिसे देवभूमि के लिए इसको लोग जानते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसकी बात हमने शुरुआत में की, 4 धाम से लेके तमाम ऐसे दुर्लभ जो फ्लोरा और फौना है, तो ये तमाम चीज को एक ताकत आपके पास होने के बावजूद भी उद्योग के बाहर अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में आपको लगता है कि 25 साल का जो यात्रा है उसको आप उद्योग के अलावा आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे, कैसे उसको वर्णित करेंगे? हमारी उस सरकार ने रोड कनेक्टिविटी के ऊपर भी बड़ा जोर दिया, रोड कनेक्टिविटी पे भी जोर दिया। बहुत सारे नीतिगत ऐसे फैसले किए जो आज भी राज्य की मदद कर रहे हैं। नरेंद्र जी की उपस्थिति ने हमको बहुत फायदा किया, मगर एक फैक्टर जिसकी यदि हम कल्पना करें तो उनसे वो उम्मीद करना कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के जरिए कोई रिस्क लेकर के भी नहीं, वह कर देना है, ये निर्णय ले देना है भाई, जैसे वो नहीं कर पाया। हाँ, मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब एंसिलरीज लगने लगी तो मैंने कहा तिवारी जी, बड़े उद्योग तो जमीन तो हमारी गई, लेकिन बड़े उद्योग जो आ रहे हैं, ये बड़े उद्योग के लोगों आएंगे, ठीक है, इनमें 70% हमारे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार। तो ही रेसिस्टेड माय सजेशन और वर्चुअली मुझको धरने की नौबत वहां पर ले जाकर आपको बिठा धरने का निर्णय लेकर के जो है जी, वो हाँ करवानी पड़ी उनसे जो है, क्योंकि वो अनॉयड नहीं करना चाहते थे उनको। फिर उसके बाद मैंने दूसरी चीज लेकर के गया, मैंने कहा एंसिलरीज, तो वो आंखें मूंद लेते थे
अच्छा, मैं समझ गया कि देखिए, बोले रावत जी वो मैं फला फला के पास आपको भेजता हूँ, जरा बात कर लीजिए उनसे। मतलब बड़े एक दो नामी उद्यमियों का नाम लिया कि आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा जी चीफ मिनिस्टर बात करेगा तो चीफ मिनिस्टर की बात है। तो मैं समझ गया कि एंसरीज में ये मेरा सुझाव ये था कि 50 पार्टनरशिप करें वो किसी न किसी उत्तराखंडी के साथ, ताकि हमारा भी औद्योगिक बेस बने, हमारे लोग भी उद्योग के अंदर बड़े पैमाने पर आए। जब वो भी नहीं हुआ तो मैंने फिर सब एंसलरीज के लिए और मैक्रो एंसलरीज के लिए तिवारी जी को वर्चुअली ये आदेश करवाने के लिए मुझे उनको कहना पड़ा, तो वो दबाव देना पड़ा, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि उद्योग जगत के लोग नाराज खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, नहीं आएंगे। जैसे मैंने राजधानी के प्रश्न पर उनसे कहा कि कुछ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा जी वो हमारे घोषणा पत्र में भी कहा हमने राजधानी क्षेत्र, तो ये राजधानी क्षेत्र के रूप में कहाँ है, सब बताइए तो मैंने कहा जी नरेंद्र नगर में बना लेंगे विधानसभा भवन, और फला जगह ये बना लेंगे, और नीचे सचिवालय बना लेंगे IDPL ऋषिकेश के अंदर, और यदि वहां भी कम पड़ जाएगा तो थोड़ा हरिद्वार में बना लेंगे, वहां ले लेंगे BHEL का कुछ हिस्सा, हमारी जमीन तो है तो कुछ हिस्सा मांग लेंगे। हाँ नहीं बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और भी कहीं हो सकता है। मैंने एक आध और बता दिया उनसे बात करके, वो कर लिया। तो 3-4 बार डिस्कस करने के बाद मुझे ये लगा कि तिवारी जी जो है इस इशू को उसमें अभी मतलब, आगे नहीं बढ़ना चाहते। हाँ, नहीं दिक्कत क्या है, साइड ट्रैक कर रहे थे। हाँ, अब वो उनको कई तरीके की अपनी प्रॉब्लम्स थी ना। आज के हरीश रावत को बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, आज से 10 साल पहले के हरीश रावत को प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो आज मैं नरेंद्र जी की बात को समझ सकता हूं कि वो जिन परिस्थितियों में इतना बड़ा नीतिगत रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थे, इतना बड़ा फैसला लेने की स्थिति में नहीं थे कि उत्तराखंडी राज्य है, ये हिमालयी राज्य के रूप में पार्लियामेंट ने इसकी कल्पना करके इसको पैदा किया है। तो हमको अपनी लाइन जो है अब नहीं बदलनी पड़ेगी, उसके लिए आओ भाई वो लाइन क्या हो सकती है, किस दिशा की तरफ बढ़ना है, वो नहीं कर रहा है। तो ND तिवारी की जगह उस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री बने होते तो तस्वीर अलग होती। देखिए हमारा घोषणा पत्र ही बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो उत्तराखंडी संघर्ष का घोषणा पत्र था, और नरेंद्र तिवारी जी उस घोषणा पत्र के हिस्सा थे ही नहीं। वो जिस समय हमने ईट दर ईट कांग्रेस जोड़ी, और कांग्रेस जोड़ने के साथ साथ हम उत्तराखंड राज्य निर्माण में अग्रणी भूमिका में क्रांति दल और संघर्ष के लोग थे, और भाजपा जो है राज्य देने की बात उन कहते थे भाई अटल जी ने दिया, और सत्यता है भाई प्रधानमंत्री की सरकार तो नहीं की थी, बिल्कुल ठीक है, सर्वानुमति बनी, हमारी सर्वानुमति कांग्रेस के सर्वानुमति बनाने के कारण जो है राज्य बन सका। लेकिन लोग इसको थोड़ी देखते हैं, लोग तो देखते हैं प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी ने किया, उन्होंने और अटल जी का वो निर्णय था। हाँ, अटल जी का वो स्वर्णिम काल भी था। तो भाजपा उस आभा के साथ खड़ी थी, वो दूसरे लोग आंदोलन के इतिहास के साथ खड़े थे, हम भी उसमें छोटे मोटे पार्टनर थे। तो हमने लेकिन पहला मौका आप ही को मिला। हमने संघर्ष के लोगों को भी जोड़ा, हमने उत्तराखंड क्रांति दल के बहुत सारे शीर्ष नेताओं को अपने साथ, क्योंकि वो संघर्ष समिति में मैं इत्फाक से जब ये आंदोलन बिल्कुल ठंडा पड़ गया तो कुछ संघर्षशील लोगों ने जो पहले राज्य आंदोलन के साथ जुड़े हुए बड़े हस्ताक्षर थे, कुछ उसमें से UPD के लोग भी थे, जिनमें दिवाकर भट्ट भी सम्मिलित थे। इन लोगों ने एक संघर्ष समिति बना दी, दिवाकर उसमें अध्यक्ष बन गए, मुझको संघर्ष समिति का संयोजक बना दिया। तो मैंने उस अवसर का
भरपूर फायदा उठा करके बहुत सारे एक अपनी अपनी अपने पार्टी की छवि को राज्य समर्थक बनाया। वैसे सैकड़ों कांग्रेस जन थे जो पहले भी राज्य संघर्ष में सम्मिलित थे, जी खुल करके सम्मिलित थे, और कई संघर्षों की हमारे लोगों ने कई स्थानों पर अगुवाई भी की। मरने वालों में भी चाहे खटीमा हो चाहे मसूरी हो, कांग्रेस परिवार के लोग थे। यहां तक कि मुजफ्फरनगर में भी कांग्रेस परिवार के लोग थे जो शहीद हुए। लेकिन कांग्रेस खुल करके नहीं थी, तो हमने उस कमी को दूर करने की कोशिश की। जो इतना और लंबा, खुल के जो चूंकि कांग्रेस खुल के उसमें जो शामिल अगर नहीं होने के कारण जो शुरुआत हुई, और जिस उम्र के पड़ाव पे नरेंद्र तिवारी थे, जो रिस्क वो ले सकते थे, उन्होंने वो नहीं लेना उस समय ज्यादा मुनासिब समझा। नहीं, जिसके कारण बुनियाद जिसे कहते हैं, नींव जिसे कहते हैं, जो मजबूत नींव, वही मैं कह रहा हूं, नहीं बन पाई। ईट दर ईट जोड़ करके, लोगों को जोड़ करके बनाया। तो जो हमारा घोषणा पत्र था उसका हिस्सा था। तिवारी जी उसमें उस घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं थे। वो केवल मुख्यमंत्री थे और उनके हाथ में हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र दिया था। और उस समय अगर नरेंद्र तिवारी के बदले हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया होता तो आज तस्वीर अलग होती। इसको माना जा सकता है उस घोषणा पत्र, चूंकि आपने बनाया था, आप उसके हिस्सा थे। मैंने कहा ना जी कि विद्वता के मामले में, समझ के मामले में, प्रशासनिक अनुभव के मामले में जो कुछ उन्होंने किया, दैट इज कमेंडेबल। लेकिन जो बुनियाद, लेकिन उस समय के लगभग 78-80 साल के नारायण जी से वो उम्मीद करना कि वो 40 साल के, हाँ, वो 55-60 साल और 65 साल के व्यक्ति के तरीके से रिस्क ले सके, वो कठिन काम था, आगे कठिन काम था। इसलिए जिस मॉडल को हम होना चाहिए था, जो रास्ता होना चाहिए था, वो रास्ता हमारे राज्य का नहीं बन पाया। और आज भी मैंने कोशिश की वो बनाने की, लेकिन संयोग ऐसा पड़ा कि 2017 में उत्तर प्रदेश से जो सांप्रदायिकता की आंधी आई, बंटवारे की आंधी आई, मोदी जी ने जो एक मोदी और योगी के योग से जो चला, और उसमें हम भी बह गए, यहाँ उत्तराखंड भी बह गया, तो हम वो मॉडल आगे नहीं बढ़ पाया। तो आज जो डिस्कंटेंट है, आपने कहा कि क्या है, जो आज आपने अपने घोस्ट विलेज, हाँ, घोस्ट विलेजेस, जहाँ लोग नहीं है पहाड़ पे, जिनको इस समय एक बबलिंग हब होना चाहिए था, राज्य बनने का सबसे ज्यादा फायदा जिस दूर दराज के गांव में पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया। और आज वो गांव निराश हो रहे हैं और वहां से पलायन करने को विवश है। हाँ, और पलायन, बेबसी का पलायन हो रहा है। मतलब एक तो उत्कृष्टता का पलायन होता है, अब अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छा वो करिए, दुनिया भर में आपके लिए खुला है। अब बेबसी का पलायन हो रहा है, जिसको अवसर मिल रहा है तो वो पहला काम कर रहा है, घर में ताला जड़ दे रहा है, खेती को छोड़ दे रहा है, और वहां से भाग करके या तो अपने नजदीक के बाजार में चला जा रहा है, या वहां बाजार जो जिसके पास जरा ज्यादा साधन है वो देहरादून या हरिद्वार आ जा रहा है, हल्द्वानी आ जा रहा है, और जिसके पास और ज्यादा बढ़िया साधन है तो दिल्ली में अपना अवसर देख ले रहा है, या अगल बगल किसी एनसीआर में और जगह देख ले रहा है। तो गांव के गांव खाली हो रहे, एक असंतुलित विकास हमारे ऊपर आ रहा है। आज हमारे जितने मैदानी क्षेत्रों के बड़े शहरी क्षेत्र हैं या छोटे शहरी क्षेत्र हैं, ये सारे में धारण क्षमता का सवाल उठने लग गया कि कितनी धारण क्षमता इनकी है, कितना झेल सकते हैं। आज जाम की स्थिति यह है कि देहरादून से लेकर के कहीं भी चले जाइए आप हल्द्वानी तक, सब जगह जाम 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 ही है। तो 4 लाख व्हीकल होते थे और 40 लाख व्हीकल आज रजिस्टर्ड है। और मसूरी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल से लेकर के जोशीमठ तक शहरों में धसाव हो रहा है, नई तरीके की चुनौतियां आ रही हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए कह रही हैं कि कहीं न कहीं पर हमने जो रास्ता चुना, जो विकास के हमने नीतियां बनाई, जो कार्यक्रम बनाए, उनमें 25 सालों में
वो हमारी अपेक्षाओं के और हमारी धरातली आवश्यकताओं के, अपेक्षा और धरातली वास्तविकताएं हमारी परिवेशी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। हम वो सामंजस्य पैदा नहीं कर पाए जो सामंजस्य हमको पैदा करना चाहिए था। एक परफेक्ट सामंजस्य होना चाहिए था मैदान, भाबर और पहाड़ों में। और तो जो उच्च श्रृंखलाएं हैं वो तो उच्च श्रृंखलाएं हैं, लेकिन जो मध्यवर्ती हिमालय और उसका जो हिस्सा भाबर है और भाबर से जो जुड़ा हुआ मैदान है, ये तीनों इंटीग्रेटेड पार्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो हम इनकी ताकत का समन्वय भी पैदा नहीं कर पाए। इसलिए हमारे विधानसभा में मुझे बहुत दुख है इस बात का कि लोगों को, बल्कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने पहाड़ मैदान जैसे शब्दों का उपयोग किया। एक 25 साल के अगर यात्रा में देखें तो चलिए, उद्योग पे आपने कहा कि एक जो भी कुछ एक नींव जो है एक मजबूत उद्योग के रूप में यहाँ पे चीजें उभर के आई, लेकिन जो मेरा सवाल था शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार की जो अन्य, पलायन तो एक मुद्दा है, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग और उसका संरक्षण। तो कोई एक आपको लगता है कि आने वाले समय में 25 साल के बाद, चाहे सरकार तो लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र है, एक पार्टी आती है दूसरी पार्टी जाती है, एक आने वाले समय में एक पहल हो के कि उत्तराखंड के निर्माण की जो उम्मीदें थी उस पर खड़े उतरने के लिए एक नए मॉडल की आवश्यकता है, इसको री इन्वेंट करिए, इस पे कोई चर्चा, इस पे कोई आपसी चर्चा या राजनीतिक विमर्श इस पे होता है? निश्चित तौर पर आवश्यकता है, लेकिन मेरे मन में शायद उसने मेरा बुढ़ापा थोड़ा ज्यादा बढ़ा भी दिया है। वो ये है कि मैं अपनी बात अपने पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा। अभी तक हम चैलेंजर हैं, हम कह रहे हैं भाजपा फेल हो गई है और वस्तुतः फेल दिखाई दे रही है। फेल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ डबल इंजन की सरकार यहाँ फेल है। उनके 15 सालों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं है, लेकिन हम अपने 10 साल का उपलब्धियों को उसके सामने ठीक तरीके से प्लेसिंग नहीं कर रहे ना। जब तक हम इसको एक चुनौतीपूर्ण तरीके से लेकर नहीं चलेंगे, और उसके बाद केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब इन्होंने गलत काम किया, लोग कहेंगे ठीक है गलत काम किया, हम उनको बदलेंगे, लेकिन आप क्या ठीक करेंगे वो तो बताओ हमको। आप अपना विकल्प मॉडल दिखाइए, अल्टरनेटिव मॉडल दीजिए मुझे। वही, हम वो वैकल्पिक मॉडल तैयार नहीं, हम चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने लोगों को उसके लिए मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं उनमें वो प्रेरणा नहीं पैदा कर पा रहा हूं जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है। लोग नॉर्मल पॉलिटिक्स से ज्यादा उलझे हुए लगते हैं। सत्ता की सियासत जिसको आप कहेंगे, मैं नॉर्मल पॉलिटिक्स कहूंगा। सत्ता भी है, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो लोगों को लगता है यार इतनी ये लंबी चौड़ी बात, इसकी इतनी बातों कहाँ सुनो, ये इतनी देर में तो हम 10 आदमी से हाथ मिला लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे, हम फलां जगह चले जाएंगे करके। लेकिन इस बुनियादी चीज को मैं इसको अपनी किसी और की नहीं, यहाँ और किसी में अब कोई इस स्थिति का व्यक्ति नहीं है कि वो कह सके नहीं ये करना है। गैरसैंण को लेके आपने शुरुआत की लेकिन आगे नहीं बढ़े। देखिए, जिस समय हमने गैरसैंण की शुरुआत की उस समय मुझे गर्व है इस बात का कि एक राज्य भर में सोचा आपने, लेकिन मंजिल तक उसको राज्य भर में एक सहमति बनी। हमने विधानसभा सत्र किए, विधानसभा बनाई, सचिवालय बनाने का ठेका दे दिया, हमने 500 आवासीय भवन, और जिसमें से कुछ आवासीय भवन बन भी गए, हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बनने के लिए निगम का गठन कर दिया, टाउनशिप बनाने के लिए हमने एक अलग एजेंसी का गठन कर दिया, जमीनें ले ली, सब चीज काम कर दिया। फिर बैक, लेकिन नहीं, उसके बाद समय हमारे पास नहीं था।
चुनाव आ गए। यदि 1 साल का भी समय होता तो हम सचिवालय भी बना देते। यदि सचिवालय भी एग्जिस्टेंस में आ गया होता, आखिर यहां से फाइल बंद करके ले जाएंगे तो कहीं तो खोलना पड़ेगा ना उन फाइलों को, क्योंकि राज्य इन वर्षों के अंदर बहुत ग्रो कर गया था। अब ऐसा तो था नहीं कि उत्तर प्रदेश से हम सीमित संख्या में फाइलों को लेकर के आए और कुछ जगह ये भवन ले लिया, वो भवन ले लिया, इधर उधर ले लिया। कुछ यहाँ सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था देहरादून के अंदर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल गया। कुछ सरकारी दूसरे भवन हमको मिल गए और हम उसमें घुस गए और हमने वहां फाइलें खोल ली। वहां तो कुछ भी नहीं था गैरसैंण के अंदर। वर्चुअली जहां 20 आदमियों के रहने की जगह ना हो तो उसमें सारी चीजों को बिल्ड करने के लिए तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी उसके लिए कम से कम 2-3 साल की जरूरत थी। जब ये चुनाव आया तो मैं सोता था रात को और सुबह उठते वक्त मैं कहता था भगवान क्या करूं, और कभी मन में आता था कि कह दूं स्थायी राजधानी गैरसैंण होगी, हाँ, और कहूं कि मैं अब यही मूव करूंगा, वहीं बैठ जाऊं। क्योंकि मेरे पास यहाँ भी मैं एक छोटे फ्लैटी में रहता था तो मेरे मन में आता था ये जितना यहाँ है उतना ही वहां है, वहां बैठ लेता हूँ। और जब मैं वहां बैठ जाऊंगा तो मंत्रियों को भी आना पड़ेगा, शासन के और दूसरे स्तंभों को भी आना पड़ेगा। फिर मेरा मन कहता था नहीं, अभी व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है और सारी अव्यवस्था हो जाएगी, सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी तो लोग ये कहेंगे, और कहीं तुम लौट करके नहीं आए और तो लोग कहेंगे कि हरीश रावत मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक वाली स्थिति कहीं पैदा न हो जाए कि बिना तैयारी के दक्षिण मूव कर गया और पूरी सेना भी बर्बाद हो गई, कंसेप्ट भी बर्बाद हो गया। अदरवाइज दिल्ली, लेकिन आपको लगता है कि वो निर्णय आपका सही होता लेते, और वो निर्णय अगर कर लेते तो राज्य की स्थिति और चुनाव के परिणाम दोनों अलग हो सकता था? ये परिणाम तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, लोगों ने उस समय इस बात पर वोट ही नहीं दिया 2017 में कि ये सब बातों पर वोट नहीं दिया, और जितने लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सके उन्होंने हमको वोट दिया। नहीं तो पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई हमारी, उस टूट के बावजूद भी हमको 35% वोट मिला, करीब 34.5% वोट मिला। बल्कि आप ये कहिए कि जितने वोट के बल पर हम 2012 में सत्ता में आए थे वो वोट करीब हमको इस सब बड़ी टूट के बाद भी मिला। लेकिन जो छोटी पार्टियां और दूसरी पार्टियां थी उनका सारा वोट खींच करके भाजपा की तरफ चला गया, क्योंकि जो सांप्रदायिकता का एजेंडा जो आया, मोदी जी ने जब कहा कि भाई क्या बात है, शमशान घाट के लिए पैसा नहीं और कब्रिस्तान के लिए पैसा, क्या बात है कि दिवाली में पावर कट और ईद में झमाझम, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उससे मानस बदल गया। लोगों ने दूसरी चीजों, हम तो वैसे भी अब तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी के, हम तो रिलीजियस स्टेट थे ना जी, और बेसिकली अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट है जी, तो यहाँ तो बहुत सरलता से उनका एजेंडा फिट हो गया। वो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल, अब लगभग 27 में 10 साल हो जाएंगे, चलिए 10 साल आपको, 15 साल बीजेपी में, कुल मिलाकर के अगर देखें तो 10 साल को आप कैसे, डबल इंजन जिसे सरकार कहा जा रहा है, डबल इंजन की सरकार में जो चीजें रह गई थी आपके समय में वो आगे बढ़ा है और वो चीजें बेहतर हो पाई? कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो लगता है कि नहीं ये काम तो इस समय बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये कुछ काम है जिसमें बहुत सारी खामियां हैं? एक उत्तराखंड नागरिक के नाते, नेता के नाते, और मतलब संसदीय जो लोकतंत्र है उसमें विपक्ष की अहम भूमिका होती है, सरकार को नकेल कसने के लिए विपक्ष की भूमिका है, तो वहां पे जो आपकी सच माने जी, जितने इनको संसाधन मिले इन्होंने उन संसाधनों का दुरुपयोग ही किया, लुटाया उनको। कुछ भी किसी भी सार्थक दिशा की तरफ कम से कम ये 10 सालों में तो मूव नहीं किए, कहीं नहीं किसी तरफ कुछ सार्थक दिशा में, बल्कि इनसे इस कालखंड से ज्यादा बेहतर सरकार इन्होंने 2007 से
9 के आसपास तक, 10 के आसपास तक दी थी। उसके बाद की सरकार को तो कुछ भ्रष्टाचार के लिए जाना गया, और आज तो लोग भूल गए हैं। हम पहले जिसका उदाहरण देते थे, अब उसको भूल गए हैं लोग। अब नए कीर्तिमान सब क्षेत्रों में उन्होंने बना लिए, और संसाधन आज हैं, तो आज केवल पॉलिसिंग हो रही है। हाँ, ये है, एक क्षेत्र में इन्होंने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की, बहुत उल्लेखनीय प्रगति की, वो है विज्ञापन का क्षेत्र, शोकेसिंग का क्षेत्र। आज हर कॉर्नर पर आपको जो है, हर पेट्रोल पंप पर, हर कॉर्नर पर, हर जगह पर आप दर्शन कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। और लोग कह रहे हैं कि एक साल के अंदर क्या कहते हैं, इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन में गया है। और अभी ये जो आप कह रहे हैं जमीन पे काम नहीं हो रहा है, विज्ञापन से जो इस समय जिस रजत वर्ष को हम मना रहे हैं, ये कई लोगों के लिए तो बिल्कुल रजत वर्ष, चांदी वर्ष ही हो गया है। और इसमें भी कोष से 400-500 करोड़ रुपया जाएगा। तो ये वो संघर्षशील राज्य नहीं दिखाई दे रहा है जिसको बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, क्योंकि प्रकृति ने हमको अकूत साधन दिए। हम जिसके पास गंगा हो, जिसके पास यमुना हो, जिसके पास 4 धाम हो, जिसके हर धार के पंचम धाम भी यहाँ बन रहा है। पंचम धाम भी तो यहाँ ठीक है, लेकिन जो 4 धाम हमको शंकराचार्य जी और वो दे गए, जो मान्यताएं दे गए, जिसके पास हिमालय जैसा पहाड़ हो, इतने हरे भरे घने जंगल हो, आज के हिसाब से जैसी दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारे पास हो। अकेले पर्यटन में, हाँ, आधा उत्तराखंड यदि कोई प्रयास करे तो आधा उत्तराखंड होम स्टे नहीं, हम पर्यटन विलेजेस, आधे गांव हमारे पर्यटन विलेज के रूप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अकेले पर्यटन के क्षेत्र में आजीविकोपार्जन बहुत में संभावना है। हाँ, हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सहारा देने का काम कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि आप कैसे, मैंने कहा ना कि दिशा ही कुछ, तो आप कह रहे हैं दिशाहीन है। अगर 25 साल को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं दिशाहीनता जो है एक बड़ा कारण रहा है कि जो जिन उम्मीदों से इसका निर्माण हुआ था वहां पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, मैं दिशाहीनता नहीं कहूंगा। दिशाहीनता तो तब है जब जिस रास्ते को आप चुन रहे हो, आप उसका परिणाम न समझ रहे हो। जो लोग थे वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने परिणाम समझा, मगर जिस दिशा को, दिशाहीनता में, और जिस दिशा में चलना चाहिए था उस दिशा में चले नहीं, वो में बड़ा अंतर है। हमारी दिशा होनी चाहिए थी हिमालयी दिशा, हाँ, और हम उत्तर प्रदेश की कॉपी बन गए। हम उत्तर प्रदेश की कॉपी बन गए। हम जो है, जाना चाहिए था हमको कहीं जाते, हम कहते टिहरी में जाते, श्रीनगर में जाते, यही नरेंद्र नगर में जो मैंने सजेस्ट किया था नारायण दत्त जी को, उसी जगह बनाते, कहीं बनाते, हम जो है आभास देते, नहीं, हम हिमालयी राज्य हैं, हम हिमालयी राज्य हैं। योग है, आयुर्वेद है, प्रकृति से संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है। जो आपके राजनीतिक दल है उनमें एक बेहतर सामंजस्य की स्थिति भी आपने कहा कि वो भी है, लेकिन डायलॉग ये जो वो होना चाहिए था, यही तो मैं कह रहा हूँ। इस विधानसभा के अंदर 3 दिन के सत्र ने मुझे उत्साहित नहीं किया, मुझे निराश किया। अब आप तो हैं, अभी एक्टिव हैं और उत्तराखंड में सेवा में जुटे हुए हैं, तो अगर इस 25 साल की यात्रा को आगे ले जाना है तो आपकी कोई योजना, कोई विचार, कोई थॉट है जो उत्तराखंड के लोगों, देश के लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं हमारे माध्यम से कि ठीक है 25 साल तो ये रहा, इसके आगे देखिए, निश्चित तौर पर है, हमने वो प्रयास छोटे छोटे किए, लोगों ने देखे वो प्रयास। हमने गांव की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि पड़ोसी में न हो, मेरे गांव में सड़क आए, मेरे गांव मेरी सड़क जैसी योजनाएं बनाई,
और लो कॉस्ट सड़कें जो है, ताकि हमारा लक्ष्य था कि गांव के अंदर जो उत्पाद है वो उत्पाद सीधे मार्केट से जुड़े। आज उल्टा हो गया है, आज दिशा बदल गई। हम उनके उत्पादों को मार्केट में नहीं ला रहे, हमने गांवों को उत्पादकता केंद्र जो थे पहले वो सूख गया, अब उन्होंने उत्पादकता बंद हो गई। हमने वहां जो है शराब पहुंचाने का काम कर दिया, हमारी कनेक्टिविटी उल्टी होगी ना। मैंने छोटी छोटी मंडियां बनाई दूर दराज, और छोटी उप मंडियां बनाई, उन मंडियों को जो है अपनी नीचे की मंडियों के साथ जोड़ा। मैंने कहा भाई वहां जो राजमा पैदा होता है, जो चौलाई पैदा होती है, जो मडवा पैदा होता है, जो जूसे मिर्च पैदा होती है, उनको हम लाएंगे। हमने बोनस की नीति बनाई उनके लिए। हमने कहा जो मडवा मोटा अनाजों को पैदा करेगा, आज तो दुनिया मोटा अनाज की बात करे ना। आज जब हमने 2014 में स्टार्ट किया तब दुनिया नहीं कह रही थी, तब हम ही कह रहे थे, लेकिन आज दुनिया कह रही है, मगर हमारे गांव के अंदर मोटा अनाज पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सरकार आई मेरे बाद तो उन्होंने सबसे पहले मडवा, भट्ट, काले भट्ट, मिर्च आदि आदि पे जो स्थानीय उत्पाद थे जिन पर हमने उसको बोनस दिया, उसको बंद कर दिया। अब अंदाज लगाइए कि सबको मालूम है, ये तो कॉस्ट डिफरेंस सब जानते हैं। पहाड़ों में जो चीज होगी उसको नीचे आने तक किराया बहुत लगेगा ना। तो उस कॉस्ट डिफरेंस को सब्सिडाइज करने के लिए, किसान को प्रोत्साहित करने के लिए, तो उत्पादन कर, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, राज्य खड़ा है, ये हमने करने का काम किया। इसीलिए हमने दुग्ध बोनस की योजना बनाई। तो कहाँ पे जैसे हमने 4 रुपया पर लीटर जो बोनस देता है, बोनस देने वाला हमारा राज्य। हमने कल्पना क्या की, हमने कहा दुग्ध संघों को, हम जिला दुग्ध संघों को लाभ में लाएंगे, और इनके जरिए दूर दराज के गांवों को हमने कहा कि तुम दूध को उत्पादित करोगे, लेकिन यही हम दूध को जो है पनीर या दूसरे बाई प्रोडक्ट, जिसमें चीज भी है। आप अंदाज लगाइए, मैंने 600 चीज मशीनें बनाने के लिए एक गुजरात की फैक्ट्री के साथ बातचीत चलाई, और वहां से नमूने लेकर के यहाँ आए, ताकि हम दूर दराज के गांवों में चीज बनाए। जब दूध लाते हैं तो उसके लिए गाड़ी में पूरी लानी पड़ती थी, और जब चीज लाएंगे तो मोटरसाइकिल में भी 3 गांवों का चीज एक मोटरसाइकिल में आ सकता है, और जैविक चीज होगा तो जैविक चीज को दुनिया पूछेगी। हमने इसीलिए जैविक मीट के उत्पादन के लिए बकरी पालन की 3 तरीके की योजनाएं, अलग अलग तरीके की, एक कर्ज आधारित, एक आधा कर्ज और अनुदान आधारित, और एक जो है पूरी तरीके से अनुदान आधारित जो है, 3 योजनाएं प्रारंभ किया। हमारा मकसद था कि जितना 80% जो एरिया है इसमें जैविक मीट का उत्पादन होगा, तो हम ये कल्पना करते थे कि वहां से हम एयर कंडीशन गाड़ियों में जो है उसको सीधे बंदरगाह पे ले जाएंगे, और वहां से अरब कंट्रीज में और दूसरी जगह एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जैविक मीट है ना, जैविक मीट के सब उत्पादक है। हमने उसी तरीके से अपनी फल उत्पादन की नीति को आबकारी की नीति के साथ जोड़ा। हमने कहा हम अपने फलों को वहीं प्रोसेस करेंगे, और वो प्रोसेस फल को डिस्टिलेशन के काम में ला करके डिस्टिलरीज को कहेंगे कि आप हमारे वहां बराए मेहरबानी उसी शराब को बेचिए जो शराब हमारे वहां के फलों के साथ, हमारे वहां के सब्जियों आदि के साथ डिस्टिल्ड होकर के आ रही है। तो एक व्यापक नीतिगत परिवर्तन था। हमने मेरा वृक्ष मेरे धन योजना प्रारंभ की। आज कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, देशों राज्यों के लिए भी कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है। हमने लक्ष्य रखा कि हमारा हर आदमी कार्बन क्रेडिट के लिए वो बन सके, हर गांव वाला कार्बन क्रेडिट के लिए जो है हकदार बन सके। हमने वाटर बोनस की योजना प्रारंभ की। हमने कहा हम जो आसमान की बूंदे हैं, उन बूंदों का यदि हम 20% हिस्सा भी जमा कर लेंगे तो ये गंगा सफाई के लिए पानी से बड़ा स्कैवेंजर कोई नहीं है। मैं जो पूछना चाह रहा हूं, अब चूंकि आपने बहुत सारी चीजों, समय भी है हमारे पास, लेकिन जो 2 महत्व, कहाँ खामी रह गई? नीति के लेवल पे, नेतृत्व के लेवल के, नियत पे लेवल? नियत नहीं है, नेतृत्व नहीं है, या नीति नहीं है, या तीनों को हम ये माने कि ऐसे निर्णयों को जब आप करते हैं तो आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। नेता को कहना पड़ता है कि मैं जिम्मेदार हूं,
इसकी विफलता के लिए, और तुम काम करो, सफल हो जाओगे तो क्रेडिट तुम्हारे सर पर, और यदि विफल हो जाओगे तो डिस्क्रेडिट मेरे सर पर। हमने वो विश्वास दिया, लेकिन हमारे बाद आने वालों ने जो है, इस सत्ता का परिवर्तन है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ जिस दिशा को राज्य ने पकड़ लिया, इन्होंने वो दिशा भी बदल दी ना। ये सारी नीतियां जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, एक दुग्ध बोनस के अलावा जो है, सारी नीतियां इन्होंने बंद कर दी। आने वाले समय को आप उत्तराखंड के लिए, मैंने छोटी छोटी बातें बताई। मैं तो सांस्कृतिक क्षेत्र में, पहनावे के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, इंदिरा कैंटीन 20 रुपए में जो है पौष्टिक खाना बनाने के 40 खोल करके गया, और 400 खोलने का लक्ष्य रखा था। हमारा मतलब था कि जगह जगह उत्तराखंडी फूड मिले, कोई आए तो वो उत्तराखंडी फूड उसके सामने हो, दूसरा खाना ही ना हो तो है, और वो हमारे पौष्टिक खाना हो। तो उसके जरिए हजारों महिला स्वयं सहायता समूह को मैंने उसके साथ जोड़ने की परिकल्पना की। हमने कहा अब इस तरीके के 10 चीजें हैं, क्योंकि उतना समय भी नहीं है। मैं तो केवल इशारतन मैंने आपको बताया। ये वाटर बोनस वाले को जो मैं कह रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, यदि आज भी सरकार हम चेत जाए, उत्तराखंड हम बरसात के पानी के 20-25% पानी को संग्रहण करने का लक्ष्य बना लें, तो हमसे ज्यादा ताकतवर कोई राज्य नहीं होगा। सोलर में बहुत सोलर एनर्जी में काफी संभावनाएं हैं। प्राकृतिक जो सोलर में, आई एम वेरी सॉरी जी, सोलर में यदि हम छोटे छोटे वेंडर्स तैयार करेंगे तो ठीक है, और यदि हम सोलर में अपने गांव को, हमारे पास 2 तरीके की जमीन है, एक मैदानी उत्पादक जमीन है, अति उत्पादक जमीन है। यदि उसमें हम सोलर प्लांट लगा देंगे तो अन्न कहाँ से होगा, हमारी अन्न की आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी। और यदि पहाड़ों में लगा देंगे तो पहाड़ों में भी जो है, उसके जरिए हम जो किसानों के पास छोटी छोटी जोते हैं, वो काम छिन जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए सोलर में आई एम वेरी कॉशियस पर्सन। आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा हम पर्यटन को आप देखते हैं, पर्यटन को देखते हैं कि सबसे बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, अकूत संपदा है, अकूत संभावना है जी। शिक्षा के क्षेत्र में है, आईटी के क्षेत्र में है, हम अपने स्कूलों का आईटी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। इसीलिए मैंने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। मैंने ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज जितने राज्य के अंदर हैं, और मेडिकल कॉलेज और ये नर्सिंग कॉलेज, आधे से ज्यादा ये 3 साल के अंदर खुले। सबसे अच्छी सरकारें किनकी रही? हमारे पास समय कम है, अब मैं वो सबसे इतनी सारी ND तिवारी जी रहे, नित्यानंद स्वामी जी रहे, हरीश रावत जी रहे, निशंक जी रहे, उसके बाद विजय बहुगुणा जी रहे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, पुष्कर सिंह धामी है। इन तमाम सरकारों को अगर आप देंगे कि उत्तराखंड के उस उम्मीद को लेके किन लोगों ने काम कितना किया? स्थापित रास्ते पर, मतलब वही रास्ता जो राज्यों का है चलने का, जिस रास्ते पर उत्तर प्रदेश चल रहा था, तो उसी रास्ते पर चलने के मामले में कहिए तो नारायण जी की सरकार को सैल्यूट करूंगा। अगर जो उम्मीद के रास्ते पे चलना था उसमें आप अपने सरकार, यदि लीग बदल करके चलने की बात कहे तो ओनली केवल हमारी सरकार है जिसने उस दिशा के अंदर कदम आगे बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो चाहे भगत सिंह कोश्यारी जी रहे हो, चाहे अन्य, उनमें से कौन आपको लगा कि उससे काफी करीब? ये तो कोई रास्ता चुनी भी नहीं पाए, और जो रास्ता, जिस रास्ते पर नरेंद्र जी डाल करके गए थे, उस रास्ते को भी इन्होंने गड़बड़ कर दिया। अब वो जो 70% आरक्षण हुआ था, आज वो ठीक से क्रियान्वित नहीं हो रहा है। आज उद्योग जो है छोटे छोटे, जितने लग नहीं रहे उससे ज्यादा बंद हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। क्या इसके जो तमाम, अगर हम एक निचोड़ निकालें तो क्या ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दृष्टि का या राजनीतिक आम सहमति नहीं बन पाना उत्तराखंड के लिए एक, देखिए आम सहमति कम से कम बेसिक बुनियादी चीजों को, स्वीकार्य मार्ग होते हैं जी, स्वीकार्य लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य तो स्वीकार्य हो सकते हैं ना, उनमें तो सहमति हो सकती है ना। लक्ष्य क्या है हमारा केंद्र बिंदु कौन है विकास का? वो लास्ट गांव में बैठा हुआ महिला, महापुरुष, वो बेरोजगार नौजवान,
ये इनमें किसी को कोई मतभेद थोड़ी हो सकता है। या लेकिन- लोकतंत्र में सत्ता सरकारें बदलती रहती है। अगर फिर से कांग्रेस की भाजपा सरकार ने ये बनेगी, लक्ष्य बनाया ही नहीं। अगर हमने ही चलिए लक्ष्य मैं बनाया। कहता हूं अगर फिर से सरकार में आपको आने का मौका मिलेगा तो वो क्या चीजें होंगी जिसको कि आप फोकस में लाके जरूर करना चाहेंगे आने वाले देखिए समय? अब हरीश रावत के पास देखिए इन कामों के लिए साहस, समय दोनों चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो अब तो मुझको थर्मामीटर लगाना पड़ेगा पहले कि मुझ में ये है या नहीं है। होगी तो मैं लोगों से कहूंगा करो। और दूसरा जो है, मैं क्या अपनी पार्टी को सहमत करवा सकूंगा, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। बड़ी चुनौती। यदि मैं अपनी पार्टी को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक वैकल्पिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को पेश करने के लिए राज्य के सामने सहमत करवा पाया, तब मैं उत्तराखंड के लोगों से जरूर वादा करना चाहूंगा कि मेरी पार्टी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन ये वैकल्पिक मॉडल हमने तैयार कर दिया है, इस मॉडल को हम क्रियान्वित करेंगे। 25 साल के बाद अपने उत्तराखंड के जो नागरिक हैं आपके, उनको क्या कहना चाहेंगे? निराश न हो, हौसला बनाए रखो। बहुत अच्छा फैसला। अपने पार्टी को क्या कहेंगे? आज ऐसा नहीं है हमारे पास कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा, हमारे लोग बड़े साहसी लोग हैं। आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि जो आपदा आई थी 2013 में, जिसको केदारनाथ आपदा कहा गया, लेकिन सारा राज्य आपदाग्रस्त था, सारी संचार सेवाएं ध्वस्त हो गई थी, सारी सड़कें टूट गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। मतलब हर चीज से जो है राज्य बिल्कुल विभिन्न अवस्था में आ गया था। लेकिन 1.5 साल में उत्तराखंड के लोगों ने वो करके दिखाया जिसके लोग कल्पना नहीं करते। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड थे, जिन्होंने कहा कि 10 साल तक केदारनाथ भूल जाइए और 3-4 साल तो चारधाम यात्रा नहीं हो सकती। और हमारे लोगों ने यात्रा लगातार जारी रखी और खुद खड़े होकर के लोगों ने नई चीजें, नए रास्ते निकाले, नए तरीके निकाले और सारी चीजें पटरी पर आ गई। तो उत्तराखंड के लोग बहुत साहसी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो साहस उस समय आपने दिखाया और जो साहस आपने राज्य बनाने के लिए संघर्ष के रास्ते पे दिखाया, उस साहस को तो बनाए रखिए। और वो एक कविता है ना कि जो है, और भी बहुत से आएंगे हमसे बेहतर करने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले। चलिए, नगमों की कलियां चुनने वाले कल हमसे भी आएंगे, बेहतर आए नगमे सुनाने वाले और जो है बेहतर करने वाले। तो इस उम्मीद के साथ आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद है। निश्चित तौर पर अपने पार्टी को समझा पाएंगे। सरकार जो है, हालांकि आपकी नहीं है, लेकिन उस सरकार को भी साथ लेने का प्रयास करके उत्तराखंड को बेहतर करने का प्रयास आपका जारी रहेगा, अगर इसको मैं इस तरह से समझूं। हाँ बिल्कुल, आप ठीक तरीके से देख रहे हैं। हम तो निरंतर अपने फेसबुक के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, जहां भी मुझको अवसर मिलता है, मैं कहता हूं इनसे कि आप इस रास्ते पे चलिए। और मैं अब भी बल्कि आपको जिद के साथ कहने लग गया हूं, जब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कम समय रह गया है, मैं जिद के साथ कहने लग गया हूं कि उत्तराखंड के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वही पहले प्रारंभ करने, आगे बढ़ानी पड़ेगी जिन पहलों को हमारी सरकार 2014 से 2017 तक प्रारंभ करके गई। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। लाइव टाइम्स के दर्शकों के लिए, उत्तराखंड के नागरिक के लिए, उत्तराखंड के सरकार के लिए, आप अपनी पार्टी के लिए जिस तरह से, जिन शब्दों के और जिस बेबाकी से आपने अपनी बात कही है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। थैंक यू।